एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर के। ये कहानी मुझसे शेयर की है राहुल ने। राहुल बिहार के एक समस्तीपुर के छोटे से गांव से रहने वाले हैं। पहले मैं आप लोगों को राहुल के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। एक्चुअली आप सब जानते हो कि बिहार एक बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रदेश है। वहाँ पर बच्चे बड़े बाद में होते हैं और कमाने का पहले सोचने लगते हैं, क्योंकि बेरोजगारी और गरीबी इतनी है कि उन्हें अपना प्रदेश छोड़ करके बाहर मजदूरी के लिए निकलना ही पड़ता है, क्योंकि कमाने के बाद ही उसका घर खर्च चलता और वो अपनी आजीविका चला सकता था। उसके ऊपर घर का बड़ा होने की वजह से जिम्मेदारियां काफ़ी थी। तो राहुल अपने दोस्त के साथ मुंबई के जिस चौल में उसका दोस्त रहता था उसी चौल में रहने के लिए चला जाता है। और उसके दोस्त ने उसकी बहुत हेल्प करी। उसका दोस्त उसे जिस फैक्ट्री में वो काम किया करता था उसी फैक्ट्री में उसको भी लगवा देता है, अपने साथ रखता भी है, अपने साथ काम भी दिलवाता है। जिस चौल में वो लोग रहा करते थे, राहुल का दोस्त वहाँ के कुछ लोगों को जानता था, जिससे वो राहुल की दोस्ती भी करवाता है। और फैक्ट्री में राहुल का जो दोस्त है वो उसको अपने सर्कल में मिलवाता है, उन लोगों से बातचीत करवाता है, जिसकी वजह से राहुल का धीरे धीरे वहाँ पे काम में मन लगने लगता है। मगर राहुल कुछ चीज़ों से बड़ा परेशान रहने लग गया था। उसको अक्सर रात में ना कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब गांव का रहने वाला लड़का, जहां अक्सर गांव देहातों में अगर आप रहते हैं तो आपने भी सुना होगा, देखा होगा, महसूस भी किया होगा, गांव के लोग भूत प्रेत, टोना टोटका, जादू टोना, इन सब चीज़ों में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि वो लोग उस दौर से गुजरे हैं। बगीचे में उन्होंने भूत देखे हैं, बगीचे में महसूस किया है, जगह जगह पे उन लोगों ने पेड़ों पे एक्सेट्रा एक्सेट्रा जगह पर उन लोगों ने भूत को देखा होता है, महसूस किया होता है, घटनाएं घटी होती हैं। तो राहुल को रात में वो जो आवाज़ें सुनाई देती थी, जिनकी वजह से राहुल अक्सर डिस्टर्ब रहता था, उसको समझ नहीं आता था कि ये आवाज़ें किस चीज़ की आती हैं। एक दिन वो हिम्मत करके अपने दोस्त से पूछ लेता है कि भाई, मुझे रात में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, क्या तुम्हें भी वो आवाज़ें सुनाई देती हैं? तो उसका दोस्त उसे सिर्फ एक सलाह देता है कि देखो, तुम्हें अगर कोई आवाज़ सुनाई भी दे तब भी तुम उस पर रिएक्ट मत करना। तुम्हें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तुम बस चुपचाप सोते रहो। अगर तुम्हारी नींद खुल भी जाती है तो तुम उठना मत, क्योंकि वो जाना तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तुम यहाँ सिर्फ रोजी रोटी कमाने आए हो, कमाओ और अपने घर जाओ। राहुल को इन सब बातों से बड़ा इनसिक्योर महसूस होता है। उसे लगता है कि मैं जिस प्लेस में रह रहा हूँ, क्या वो सही है या नहीं? क्या यहाँ पे कोई भूत प्रेत आत्मा भटक रही है, जिसकी वजह से मुझे ये आवाज़ें सुनाई दे रही है और ये डर महसूस हो रहा है? उसको बड़ा अजीब लगने लगता है। वो कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर उसके दोस्त ने ये सब बातें क्यों कही, और अगर यहाँ पे भूत प्रेत है तो वो यहाँ क्यों रह रहा है, बाकी लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं? उसके मन में एक डर सताने लगता है। ऐसे करते करते कुछ समय बीत जाता है, कुछ दिन गुजर जाते हैं। तभी सडनली उसको एक रात बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि भाई, कुछ तो है, मुझे देखना चाहिए। जब वो घर से बाहर निकलता है, अपने कमरे से, कमरे का दरवाज़ा खोलता है और बाहर निकलता है देखने के लिए कि आखिर ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं, तो वो देखता है कि एक अंकल और एक आंटी, वो लोग अपनी बेटी को कंधे पे टांग करके ला रहे होते हैं। उसे कुछ अजीब लगता है। उसे लगता है कि ये भूत प्रेत की घटना नहीं है, बल्कि वो जो लड़की जिसे वो कंधे पे टांग के ला रहे हैं वो एक कैरेक्टरलेस बच्चन समथिंग कुछ ऐसी लड़की है। उसके मन में ख्याल आने लगता है। वो अपने दोस्त को ये बातें बताता है कि भाई, वो कैरेक्टरलेस है, वो भूत प्रेत नहीं, इनको तो उसे रखना भी नहीं चाहिए, मारना पीटना चाहिए, भगा देना चाहिए उसको घर से, क्यों उसके पीछे परेशान है? तो उसका दोस्त उसे बोलता है कि देख, मैंने तुझे पहले भी कहा है कि तू इन सब चक्करों में मत पड़, तो सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे। तू बिहार से यहाँ पर कमाने आया है, सिर्फ कमा, माँ बाप की सेवा कर, अपनी जिम्मेदारियों को समझ, इन पचड़ों में मत पड़। उसको लगता है कि शायद कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है, कोई ऐसी बात जो उसे नहीं पता है। एक रात वो प्लान करता है कि अब की बार अगर ऐसी कोई आवाज़ आती है तो वो उठ करके देखेगा कि आखिर है क्या। तभी उस रात उसे आवाज़ सुनाई देती है और दरवाज़ा खोल के जब देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जिस लड़की को वो लोग उसके माता पिता कंधे पर टांग करके ले करके आ रहे थे, दरअसल उस लड़की के अंदर एक प्रेत आत्मा थी, यानी उसके ऊपर कोई ऊपरी साया, भूत प्रेत या कुछ था जो उस पर हावी हो जाया करता था
और वही रात में चिल्लाया करती थी। ये बात देखने के बाद राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो बुरी तरह घबरा जाता है और अपने कमरे का दरवाजा बंद करके वापस चद्दर टांग के सो जाता है। वो इतनी बुरी तरह डर चुका होता है कि अगले दिन उसको बुखार आ जाता है। जब वो अपने दोस्त को सारी घटना बताता है तो उसका दोस्त उसे कहता है कि मैंने तुझे मना किया था ना कि तुझे कोई भी आवाज़ है, कुछ भी सुनाई दे तो तू बाहर मत निकलियो, बस चुपचाप सोते रहियो, पर तू मेरी बात को नहीं माना, जिसका नतीजा तो खुद देख ले। अब राहुल को ऐसा लगता है कि यार गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन वो जो लड़की है आखिर उस पर ऐसा है क्या? क्योंकि वो लड़की दिन में सबके साथ हंसती खेलती मुस्कुराती बात किया करती थी, लेकिन रात में ऐसा क्या होता है उसके साथ कि वो इस तरह की हरकतें करने लगती है। राहुल को बड़ा अजीब लगता है। वो सोचता है कि मैं क्यों ना अंकल आंटी से बात करूं, उनसे पूछूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। वो अंकल आंटी के पास अपने बुखार से रिकवर होने के बाद हिम्मत करके अंकल आंटी से मिलने जाता है। अंकल आंटी से मिलता है और उनसे पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है इसके साथ, आपकी बेटी के साथ। उस लड़की का नाम था दिव्यांजलि। दिव्यांजलि से जब वो मिलता है, उसको देखता है राहुल, तो वो सब कुछ एक नॉर्मल लड़की की तरह बिहेव करे, मगर रात के एक पॉइंट पे समथिंग 12, 1, 2, 3 ये टाइम पीरियड उसके लिए बहुत भारी होता था। वो आत्मा, वो हवा उसके ऊपर हावी हो जाया करती थी। तो वो उनके माता पिता से पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। तो उसके माता पिता बताते हैं कि वो जो लड़की है वो मॉडल बनना चाहती थी, हीरोइन बनना चाहती थी, जिसके लिए वो जगह जगह पे जाकर के प्रिंट शूट, एड शूट और कोई भी शूटिंग वहाँ पे चले जाया करती थी। तो उसके माता पिता बताते हैं कि उस लड़की के पास एक अच्छे काम का ऑफर आया, ठीक ठाक काम का ऑफर आया, जिसको वो शूट करने के लिए बाहर गांव में चली गई, यानी मुंबई से कुछ दूर बाहर। जब वो वहां से रिटर्न आती है तो पता लगता है कि उसके ऊपर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। उनको कुछ समझ नहीं आता। माता पिता उन शूटिंग वालों को फोन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप लोग मेरी बेटी को कहाँ लेके गए थे, क्या किया, कैसे क्या किया गया है, मुझे बताइए। क्योंकि माता पिता ने हर संभव कोशिश करी थी। उन्हें लगा था कि हमारी बेटी की तबीयत खराब है, वो डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाते करवाते वो थक चुके थे, मगर उनकी लड़की की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। और रात का जो वो टाइम पीरियड था 12 से लेकर के 3 बजे तक का, उस टाइम लड़की का वो अजीबोगरीब हरकतें करना कुछ अलग ही इशारा कर रहा था। जिसके बाद ये लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी, इस तरह की हरकतों को देखते हुए ये तांत्रिक के पास, सूफी के पास, मौलवी के पास लेके जाते और पता करते हैं। तो इन्हें पता चल जाता है कि इसके ऊपर किसी आत्मा का साया है। जिसके बाद ये अपने शूटिंग वाले, जिसके पास ये लड़की शूटिंग करने गई थी, उनके पास फोन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। तो उनमें से एक आदमी आकर के इन्हें बताता है कि जब ये लोग शूटिंग प्लेस पे वहाँ शूटिंग करने के लिए पहुंचते तो वहाँ बगल में एक खंडहर था। वो खंडहर काफ़ी पुराना था, उसकी ईंटें एकदम जर्जरी हो चुकी थी, दीवारें गिर चुकी थी। तो डायरेक्टर को ऐसा लगता है कि इसे प्लेस पे शूटिंग अगर किया जाए तो बहुत अच्छा शूटिंग होगा, वो लोकेशन एक रियल आएगी और अच्छा फील आएगा। जब वो वहाँ पे शूट करने के लिए पहुँचते हैं तो सडनली एक टाइम के बाद, 1, 2, 3 मिनट के बाद सडनली वो लड़की की आवाज़ चेंज हो जाती है, उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है और वो वहाँ के क्रू मेंबर्स को भी मारना चालू कर देती है। एक ही हाथ पे उठा के चलना खड़ा कर देती है और उसकी जो आवाज़ है वो सडनली भारी हो जाती है। मतलब वो भारी आवाज़ में बोलना चालू कर देती है कि तुम लोग अभी अभी यहाँ से शूटिंग छोड़ के निकल जाओ वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। ठीक है। उनमें से जो क्रू मेंबर में से एक डायरेक्टर होता है या प्रोड्यूसर कोई भी था, वो जब उनसे पूछता है, उससे पूछता है कि तुम कौन हो, ये भी हमारी क्रू मेंबर, इसको छोड़ दो, जाने दो, तो बोलता है कि नहीं, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और ये मेरे साथ ही रहेगी। अब उसके बाद सभी लोग घबरा जाते हैं, यूनिट के मेंबर। डायरेक्टर अपने लोकल बंदों से, जो वहाँ के लोकल शूटिंग वाले होते हैं, लोकल प्रोडक्शन वाले होते हैं, उनसे बोलता है कि मुझे कैसे भी करके कोई सूफी मौलवी किसी को बुला के लाओ जो इसको इससे छुड़ा सके और मैं इस लड़की को ले जा करके इसके घर छोड़ दूँ तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। लोकल जो प्रोडक्शन वाले होते हैं वो जा करके कैसे भी करके एक मौलवी को मना करके लाते हैं और फिर वो मौलवी जब उस पर अपना मंत्र विद्या, तंत्र विद्या शुरू करता है तो वो आत्मा उसको छोड़ने से मना कर देती है। तो वो एक मियाद देता है मौलवी उसको कि तुम कुछ समय के लिए इसको छोड़ दो ताकि अपने घर तक पहुंच सके, उसके बाद जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम देख लेना। उसके बाद वो आत्मा उसको कुछ समय के लिए छोड़ देती है, रिलीज कर देती है। मगर जब वो लड़की अपने घर पहुंच जाती है उसके बाद वो आत्मा फिर से उसके शरीर में प्रवेश कर लेती है
और प्रवेश करने के बाद वो आत्मा अब हर रात उसको परेशान करती है। कहते हैं जब उसको उसके माता पिता अदर तांत्रिक के पास जहाँ वो रहते थे वहाँ लेके घूमने लगे जगह जगह, तो एक जगह पे उस आत्मा ने उखड़ करके ये बोला कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मैं इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा, ये अब मेरी है। बहुत ही कोशिशों के बाद भी उस लड़की का कुछ उपाय नहीं हो पा रहा होता है। वो लोग परेशान हो चुके होते हैं। राहुल जब इन लोगों की परेशानियों को सुनता है ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कुछ मदद करनी चाहिए, मगर राहुल मन ही मन डर भी रहा होता है, क्योंकि बड़ी ही हर जगह एक बात फेमस है कि इस तरह की जो जादू टोना तंत्र विद्या भूत प्रेत या कुछ भी आत्माएं होती हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर आप इन चीज़ों के पीछे थर्ड पार्टी होकर इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जैसे कि एक आदमी पे, यानी कि मेरे दोस्त पे समझिए, अगर कोई प्रेत आत्मा का साया है और मैं उसको लेकर किसी तांत्रिक के पास जा रहा हूँ, मैं उसको फैमिली मेंबर नहीं हूँ बार बार, तो वो भूत मुझ पर भी अटैक कर देगा। राहुल के मन में डर लगा रहता था कि अगर मैं इन्हें कुछ सलाह देता हूँ तो फिर वो भूत मुझ पर भी अटैक कर देगा, मुझ पर भी हावी होगा, तो जिसकी वजह से वो कभी उन्हें सलाह नहीं दिया करता था। मगर रात दिन जब वो देखता था कि उनकी बेटी इस कदर परेशान हो रही है, माँ बाप खूब रो रहे हैं, तो उनकी परेशानी को देख करके उसको रहा नहीं जाता है। राहुल को जब ये सब देखा नहीं जाता है उन लोगों की परेशानी को, तो वो अपने दोस्त से और उनके दोस्तों के थ्रू फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनसे पता करता है कि इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुंबई में कहाँ जाया जाए। तो वो लोग इन्हें कुछ एक प्लेसेस बताते हैं, जहाँ वो जब इन लोगों को आकर के बताता है लड़की के माँ बाप को, तो पता चलता है कि लड़की के माँ बाप मुंबई में उन प्लेसेस पे जाके आ चुके हैं, मगर कोई उपाय नहीं हो रहा होता है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। राहुल को ऐसा लगता है कि भाई अगर ये लोग ये परिवार अगर इस आत्मा से मुक्त हो जाता है तो शायद ये लोग खुशहाल जिंदगी जी सकते। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, इनके परिवार को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, राहुल को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। सडनली राहुल को एक बात याद आती है कि बिहार में कोड़ी कामाख्या करके एक जगह है जहाँ पे भूत प्रेत बला अला इन सब चीज़ों को उतारा जाता है। राहुल उन्हें ये सलाह देता है कि आप हमारे साथ बिहार चलिए मेरे साथ, जहाँ पे कोड़ी कामाख्या में लेकर के जाएंगे, जहाँ तंत्र विद्या का बहुत ही प्रचंड, कहा जाता है कि बहुत ही साधक लोग रहते हैं वहाँ पे। जब ये लोग उसको कोड़ी कामाख्या में लेकर के पहुँचते हैं उस लड़की को, तो वो प्रेत उखड़ के चिल्लाना चालू कर देता है, तो बोलता कि मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा। ये बहुत ही जद्दोजहद के बाद तांत्रिक लोग मिलते हैं, 1 2 3 4 5 देवी मैया के मंदिर में पूजा पाठ सब कुछ होता है। बहुत ही जद्दोजहद के बाद वो आत्मा उसको छोड़ देती है। बट वो जो पंडित पुजारी तंत्र विद्या वाले होते हैं वो ये बोलते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी अपनी लड़की की शादी करा दो, ठीक है, ताकि वो आत्मा इस पर हावी ना हो सके। अगर तुम इसकी शादी करा देते हो तो ग्रह नक्षत्र दो आत्माओं का मिलन अलग होगा, तो ये उसके पास नहीं आएगा। माता पिता ऐसे ही करते हैं, जैसे मुंबई पहुंचते हैं उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ करके उसके हाथ पीले कर देते हैं। इस बीच राहुल जो है वो अपने गांव में रहना शुरू कर देता है। मुंबई से कुछ पैसे कमा के आ चुका होता है और जो ये काम उसने किया होता है इसकी वजह से उसके माँ बाप के मन में डर बैठ गया होता है कि कहीं राहुल की तरह से कुछ हो ना। तो 1 महीना 2 महीना 3 महीने 4 महीने 6 महीने तो बैठा लेते हैं, मगर जब पैसे खत्म हो जाते हैं ना, तब उन्हें लगता है कि राहुल को बाहर भेजना ही पड़ेगा कमाने के लिए। तो राहुल को जब कमाने के लिए बाहर भेजा जाता है तो वापस से वो उसी चौल में उन्हीं लोगों के पास जाता है और उन लोगों से मिलता है, वापस उन अंकल आंटी से मिलता है। तो पता लगता है कि वो लड़की मर चुकी है। राहुल को कुछ समझ नहीं आता। राहुल लोगों से पूछता है कि आखिर ये ऐसा कैसे हुआ और कब हुआ। तो बताते हैं कि उसकी शादी बड़े धूमधाम से हुई। वो जिस घर में गई सब कुछ खुशहाल चल रहा था। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने बीतने के बाद 5वें महीने से वो चीज़ फिर से उस पर हावी होना चालू हो गई। वो उसके हस्बैंड को उसके पास नहीं आने देते थे। वो चीज़ उसके साथ जैसे भी करके जो चाहती थी वो करते थे। उसके घर वालों को परेशान करना चालू कर दिया और आखिर में एक समय ऐसा आया कि उस लड़की के मानसिक संतुलन को बिगाड़ करके उस आत्मा ने उसको ट्रक से टकरा करके मार दिया। ये बात सुनने के बाद राहुल एकदम शॉक हो जाता है और उसको बड़ी घबराहट महसूस होती है कि आखिर कैसे, मतलब ऐसी नेगेटिव पावर, क्या कोई ऐसी पॉजिटिव पावर नहीं है जो उस नेगेटिव पावर को रोक सकती थी, उस एक जिंदगी को बचा सकती थी। वो आज भी सोचता है कि काश लड़की बच जाती। आप लोगों को कहानी कैसी लगी
मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। धन्यवाद।